लास्ट क्लास में हमने फॉर्मल चार्ज देखे थे पहले कि इंडिविजुअल एटम के चार्ज कैसे निकालते हैं हम। जैसे ओजोन का हमने देखा था एग्जांपल, कार्बोनेट के हर एक एटम का चार्ज हमने निकाला था, दैट वाज नोन एज फॉर्मल चार्ज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था फॉर्मल चार्ज के बाद एक्सेप्शंस ना, ये देखे थे ना, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन, इसमें 3 लिमिटेशन देखे थे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, एक्सपैंडेड ऑक्टेट और एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से कम है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहलाएगा, और अगर सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा है तो वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट कहलाएगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में आ रहे थे तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स थे। एग्जांपल हमने देखा था NO का, NO2 का। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड। हमने देख रहे थे कि आयनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, मतलब मेटल, और ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि नॉन मेटल। जैसे सोडियम और हमारा क्लोरीन है, तो सोडियम एक मेटल है जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या किससे डिनोट करते हैं, डेल EGH। ये डेल IH था, ये क्या था, डेल EGH। ये हाईली नेगेटिव, इनफैक्ट सबसे ज्यादा नेगेटिव क्लोरीन का ही था, याद करो। एक्सेप्शन में देखा था हमने, पर फ्लोरीन का नहीं है, किसका है, क्लोरीन का। हाँ, क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है, क्लोरीन का। ठीक है, ओके। सो ये आयनिक बॉन्ड ऐसे एटम्स बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल लैटिस, जहां पे एक सोडियम के बगल में नेबरिंग में बहुत सारे क्लोराइड आयंस होंगे, दे फॉर्म अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और वहां पे बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। लिखा था लैटिस एंथैल्पी, हमने डिफाइन किया था। लैटिस एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ, हाँ मतलब आपके पूरा 1 मोल NaCl को तोड़ना है अगर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो जो एनर्जी आप दे रहे हो दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। दैट इज फॉर 1 मोल, पूरा 1 मोल के लिए है वो, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो दैट वाज द लास्ट टॉपिक वी सॉ, राइट। बट हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक और डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब किसकी होंगी, कोवैलेंट बॉन्ड की ना। नेक्स्ट टाइम डालेंगे, नेक्स्ट टाइम डालना बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगला हेडिंग रहेगा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या बॉन्ड पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं इनको, है ना। हम इन इन पैरामीटर्स से एक बॉन्ड को समझते हैं कि वो क्या होती है। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स या बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला लिखेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, पहले समझते हैं बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है। दो एटम हमारे कंबाइन कर रहे हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड से। आप HCl का एग्जांपल ले लो या आप H2 का एग्जांपल ले लो, तो HCl और H2 में हो क्या रहा है, आपका ये रहा हाइड्रोजन का एटम और ये रहा क्लोरीन का एटम, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, और यहाँ पे है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों का, समझ रहे हैं। अब ये रहा इसका न्यूक्लियस और ये रहा इसका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अब आप सोचिए जितना बड़ा एटम होता जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, आया ना। आप सोचिए ये क्लोरीन है, अगर इसकी जगह ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन तो और बड़ा है, हाइड्रोजन तो उतना ही है ना, तो सिंगल पेयर अभी भी इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, बट जो लेंथ जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे। अब समझ रहे हो ना, तो एटम का साइज अगर बड़ा होते जा रहा है, द एटम विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड इज बिगर, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं ना। लिखो उसका डेफिनेशन, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज, bond length is defined as, bond length is defined as the equilibrium distance between, the equilibrium distance between, the equilibrium distance between the nuclei of
two bonded atoms, equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. Two bonded atoms in a molecule. ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेगा. इट्स यूनिट इज पिकोमीटर. इसी रेंज में नापेंगे अपन, सेंटीमीटर मीटर तो ना बोलेंगे, मिलीमीटर. इसका रेंज क्या होगा? पिकोमीटर्स के रेंज में. हमारे एटम का साइज ही इस रेंज में होता है, पिकोमीटर्स के रेंज में. उनका रेडियस जो होता है वो इसी रेंज में होता है, पिकोमीटर्स में. ठीक है, तो इट्स यूनिट इज पिकोमीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना. bond length of single bond, bond length of single bond, bond length of single bond is greater than that of double, is greater than that of double, which in turn is greater than that of triple covalent bond. Bond length of single bond, या bond length of single bond is greater than the double bond, which in turn is greater than the triple covalent bond. Triple covalent bond greater than triple covalent bond. तो सबसे छोटी बॉन्ड आपकी ट्रिपल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, स्ट्रेंथ वाइज वैसे ही कम होते जा रहे हैं. स्ट्रेंथ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी होगी? ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड. ठीक है, चलिए अगला पैरामीटर लिखना, बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल हाइफन डाल के लिखेंगे. इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, it is defined as the angle between the orbitals containing, it is defined as the angle between the orbitals containing, angle between the orbitals containing bonding electron pairs, bonding electron pairs, bonding electron pairs around the central atom in a molecule, around the central atom, around the central atom in a molecule. फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electrons, electron pairs around the central atom in a molecule. Full stop. It is expressed in degree. It is expressed in degree. It is expressed in degree. एक एग्जांपल बना लो, वाटर का ही बनाते हैं अपन. वाटर में दो कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों O और H के बीच में. ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दूसरी कोवेलेंट बॉन्ड है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 104.5 डिग्री. 104.5 डिग्री. मतलब वो भी हो सकता है. मतलब फिर आप ऐसा बोलोगे कि 104 डिग्री 30 मिनट, वैसा ही बोल सकते हैं इसको. ठीक है, दोनों तरीका इसको बोलने का. 104 डिग्री बोल के आप 30 मिनट भी बोल सकते हो. 30 मिनट इज हाफ डिग्री, 60 मिनट इज 1 डिग्री. ठीक है, तो ये भी सही है, 0.5 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखेंगे, अगला पैरामीटर बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी, जैसे वो लैटिस एंथैल्पी था ना, वैसे ये बॉन्ड एंथैल्पी. दोनों का मीनिंग सेम होगा कि नहीं? वहां लैटिस तोड़ना था, यहाँ बॉन्ड तोड़ना है. समझ रहे हैं क्या? तो ये भी यहाँ पे भी वही होगा कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है,
सो डिफाइन करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी को. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. इट इज डिफाइंड एज the amount of energy is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे अगर कोई एलिमेंट में फॉर एग्जांपल H2SO4 में H और S का भी बॉन्ड है ना, S और O का भी बॉन्ड है, मतलब O और H का बॉन्ड होगा, S और O का बॉन्ड होगा, तो इन सबका बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग होगा. सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं है क्योंकि सबका बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है. लेंथ क्यों सेम नहीं है? क्योंकि सबका साइज सेम नहीं है. लिंक कर रहे हैं तीनों को. साइज अगर सबका सेम होता तो सबका बॉन्ड लेंथ सेम होता, सबका बॉन्ड लेंथ सेम होता तो सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होता, और अगर स्ट्रेंथ सेम होता तो सेम एनर्जी देके सारी बॉन्ड टूट जाती. बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि शुरुआत की चीज ही अलग अलग है. साइज अलग, लेंथ अलग, स्ट्रेंथ अलग, तो एनर्जी भी अलग अलग लगेगी. जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको तोड़ने के लिए, समझ रहे हैं? और जिसकी कम स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, वो आसानी से टूट जाएगी बॉन्ड. क्लियर है? ठीक है, क्या लिख रहे हैं अपन? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर. समझ रहे हैं? पर्टिकुलर टाइप क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि अलग अलग बॉन्ड की अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी आपको तोड़ने के लिए. ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप between two atoms in a gaseous state. इसका यूनिट क्या होगा? जूल या किलो जूल पर मोल? यूनिट लिख लो. इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल. एक एग्जांपल भी लिखते हैं. इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल. एग्जांपल लिखेगा नीचे. द H बॉन्ड एक बॉन्ड बनाना है, दूसरा बॉन्ड लिखना है ना. H बॉन्ड एंथैल्पी in hydrogen molecule is 435.8 किलोजूल पर मोल. 435.8 किलोजूल पर मोल मतलब इतना एनर्जी लगाएंगे अपन, तब जाके 1 मोल हाइड्रोजन यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन. 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम हुआ ना, अरे मोलर मास. तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और सबकी बॉन्ड हमको तोड़ना है. तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. बॉन्ड ऑर्डर. In the Lewis description of covalent bond, लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे ना अपन. इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, the bond order is given by in the Lewis description of covalent bond, the bond order is given by the number of bonds between the two atoms in a molecule. Number of bonds between the
टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में कितनी बॉन्ड्स है वही बॉन्ड ऑर्डर होती है। जैसे H2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर इज 1, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2, और N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अरे ये 2 नहीं बोलना है, देखो पता था मैं इसलिए ये एग्जांपल दिया। कोई तो एक आध उचक के 2 बोलेगा, क्योंकि सर ने यहाँ 2 लिखा तो 2 बोला, तो यहाँ 2 लिखा तो 2 बोलना है। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड है 3 बॉन्ड्स है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद दो एटम के बीच में आपको जितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं उतनी बॉन्ड बन रही है, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, एग्जांपल लिखना। हाँ तो वो एल्केन एल्कीन एल्काइन के हिसाब से बनेगा ना बॉन्ड ऑर्डर। लिखेंगे एग्जांपल, द बॉन्ड ऑर्डर इन H2, द बॉन्ड ऑर्डर इन H2, O2, N2, तीनों का एक साथ लिखेंगे। द बॉन्ड ऑर्डर इन H2, O2 एंड N2 is 1, 2 and 3 respectively, 1, 2 and 3 respectively। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखेगा, नोट करके पॉइंट लिखे। with increase in bond order, with increase in bond order, with increase in bond order, comma, bond enthalpy increases, with increase in bond order, bond enthalpy increases, and bond length क्या आएगा डिक्रीजेस। समझे क्या लिखे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा अगर तो बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगी, बट बॉन्ड लेंथ घटेगा। मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एंथैल्पी कम होगी बट लेंथ ज्यादा होगी, पर अगर डबल बॉन्ड आ गया तो एंथैल्पी बढ़ेगी, राइट, एंथैल्पी बढ़ना चालू होगी और लेंथ कम होना चालू होगी। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 3, तो बॉन्ड एंथैल्पी और बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा। तीनों को रिलेट कर पा रहे हैं ना। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक अपन रिलेट कर सकते हैं। हाँ, इनका कोई एंगल क्या रिलेशन नहीं है ना, एंगल डिपेंड करता है कि उस सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने बॉन्ड और कितने लोन पेयर हैं। एंगल किस पे डिपेंड करता है कि उस सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने लोन और कितने बॉन्ड पेयर। जैसे कि देखो अभी हमने वाटर का एग्जांपल देखा ना, वाटर में क्या एंगल बना रहा था हम 104.5 डिग्री, यही बन रहा था एंगल 104.5 डिग्री। इसी के जैसा एक और होता है अमोनिया, जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, बस फर्क इतना है कि 2 बॉन्डेड है और 2 लोन है, हाँ या ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 बॉन्डेड है और 1 लोन है। आप समझ रहे हो ना, 4 पेयर यहां भी थे, 4 पेयर यहां भी है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे 3 बॉन्डेड है और 1 लोन है, यहाँ 2 बॉन्डेड थे 1 लोन है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है ना, ये 107.5 डिग्री हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या। और अगर चारों ही बॉन्डेड पेयर होते, जैसे कि मीथेन CH4, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, कार्बन बीच में है, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां और एक यहां, ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्डेड, यहां एंगल हो जाता है 109.5 डिग्री। अब देख रहे हो बॉन्ड ऑर्डर किस पे, सॉरी बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, और वो भी किस टाइप के हैं, कि सारे बॉन्ड हैं, बॉन्ड लोन में, मतलब बॉन्ड और लोन का मिक्सचर है, उसमें भी बॉन्ड और लोन में कितना फर्क है, यहाँ दोनों बराबर थे, यहाँ बॉन्ड ज्यादा है लोन कम है, वहां तो लोन पेयर है ही नहीं। देख रहे हो आप एंगल बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इन दोनों में एंगल कम हो गया, 109 डिग्री नहीं हुआ दोनों में, उसका रीजन है कि एक लोन पेयर के कारण ना ये रिपल्शन बढ़ गया, ये वाला लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, तो ये पास आ गया ना, तो जो 109 डिग्री था वो कम होकर कितना हो गया 107 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे तो 2 लोन पेयर है, ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा,
तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करके धक्का दिया, इसने भी इसको यहां से धक्का दिया, इसने इसको यहां धक्का दिया, दोनों पास आ गए। तो 109 से घट के कितना हो गया, 104। समझ में आ रही बात? इसलिए हमने जो अभी वो नोट में पॉइंट लिखा है ना, उसमें हमने तीन चीजों को तो रिलेट किया आपस में। कौन कौन सी तीन चीजों को? बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड ऑर्डर को, और बॉन्ड एंथैल्पी को। पर हमने अभी इसके बाद बॉन्ड एंगल की बात नहीं करी इसमें, क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों से। समझ में आ रही क्या बात? उसका रिलेशन किससे है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, और वो इलेक्ट्रॉन किस टाइप के हैं, बॉन्डेड है कि लोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड डालेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये आपका बॉन्ड पैरामीटर्स खत्म हो गया है ना। नेक्स्ट अगला टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये बीच में मैंने एक दिन क्लास में वर्ड यूज किया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये तब यूज किया था जब हम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, और कार्बोनेट में हमने देखा था कि लुईस स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था, तो हमने एक कार्बन के साथ या एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन की क्या बनाई थी, डबल बॉन्ड, और बाकी दोनों के साथ क्या बनाई थी हमने, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था कि सर ये डबल बॉन्ड यहाँ क्यों, यहाँ भी तो बन सकती है। तो यस इट इज करेक्ट, यहाँ भी बन सकती है और यहाँ भी बन सकती है। तो एक स्ट्रक्चर कार्बोनेट का ये पॉसिबल है, एक और पॉसिबल है स्ट्रक्चर कार्बोनेट का जहां पे डबल बॉन्ड वो यहां बना रहा है, तब यहाँ पे 2 लोन पेयर रह जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 लोन पेयर आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? और यहाँ पे आपका वही सेम, इसमें तो कुछ किया नहीं हमने, करेक्ट। और एक और स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, इस तरफ डबल बॉन्ड, बाकी तरफ सिंगल बॉन्ड, तब ये आपका 3 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, और यहाँ पे 2 ही लोन पेयर। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आपके इस लोन पेयर का और डबल बॉन्ड का एक टेंडेंसी होता है कि ये जंप करके आगे बढ़ के ट्रैवल करते हैं आपके मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे इसने अगर यहां जंप किया तो कार्बन की 5 बॉन्ड बन जाएगी। काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4, और एक ये जंप करके यहां बॉन्ड बना दिया तो 5 बन गई। तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो ऑटोमेटिकली ये डबल बॉन्ड हट के यहां आ जाएगा। तो यानी क्या हुआ, देखो 2 चीजें हुई, लोन पेयर बॉन्ड बना, बॉन्ड लोन पेयर बन गया, तब जाके ये स्ट्रक्चर आया। समझे क्या? ऐसा 2 मूवमेंट हुआ, उससे ये स्ट्रक्चर आया। अब आप बताओ इससे ये स्ट्रक्चर कैसे आया होगा, क्या मूवमेंट हुआ होगा, जल्दी बताओ। राइट वाले का लोन पेयर इधर जंप किया होगा, उसको देख करके ये तब जाके ये बना होगा। समझ रहे हैं क्या? कहने का मतलब इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन। मतलब वो अपना घूमते फिरते रहते हैं, इधर से उधर जंप करते रहते हैं, है ना, बंदर जैसे, इधर से उधर जंप किए, फिर इधर से उधर जंप किया, ऐसा चलता रहता है, राइट। तो ये जो 3 बने हैं ना, यही कहलाते हैं कार्बोनेट के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्या कहलाते हैं? कार्बोनेट के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसका एक हाइब्रिड बनता है, फिर 3 है ना, तो 3 को मिला के एक हाइब्रिड नहीं बनाओगे, मिक्स। तो उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ध्यान देना इधर, तीनों ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड तो है ना, हाँ है ना, सिंगल बॉन्ड तो है, पर डबल बॉन्ड किसी एक के पास ही होती है, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। तो रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सब में कैसा बना देते हैं, डॉटेड लाइन से, कि वो डबल बॉन्ड किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड, और इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ रहे हैं ना? ओजोन का भी ऐसे 2 बनेगा, ओजोन में भी ऐसे हम बना सकते हैं कि ओजोन में ये वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हुई है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इस वाले के साथ डबल बॉन्ड हुई है। तो दीज आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन। समझे क्या? अब देखो ये क्यों पढ़ने का जरूरत पड़ा, या ऐसा क्यों अपन पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली में हुआ क्या ना, जब ओजोन के इस स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे थे, तो हमें लगा ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ O और O का जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है वही होना चाहिए, और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है उसका जो लेंथ होता है वो ये होना चाहिए। बट एक्चुअली में ये बॉन्ड लेंथ ना इसके ओरिजिनल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम आ रही थी, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, जो इसकी लेंथ है वो इससे
सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, कम होनी चाहिए ज्यादा आ रही थी, और यहाँ ज्यादा होनी चाहिए कम आ रही थी। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा समझना कि ओ की सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है लेट्स से फॉर एग्जांपल 165 पिकोमीटर, और ओ डबल बॉन्ड ओ की होती है लेट्स से 145 पिकोमीटर। एक एग्जांपल लिया मैंने, रैंडम नंबर्स है, दे आर नॉट करेक्ट, ठीक है। ये एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है, पर जब इनकी बॉन्ड लेंथ नापी गई ना, तो ये डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ 145 आनी चाहिए, ये एक्चुअली इससे ज्यादा आ रही थी लेट्स से 150 पिकोमीटर, और जो सिंगल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ 165 आनी चाहिए थी, वो आ रही थी 160 पिकोमीटर। तो सबको लगा ये कैसे हो रहा है, मतलब ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है ना, मतलब आपकी ओ की सिंगल बॉन्ड लेंथ तो 165 होती है, तो हमारी स्टडी से, हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ये बॉन्ड लेंथ 160 कैसे आ गई। तो रेजोनेंस का जो डिस्कवरी है इसी कारण हुआ कि अकेला एक स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। पर हाँ, अगर मुझे पता चल जाता कि कभी ये सिंगल डबल हो जाती है और डबल सिंगल हो जाती है, सिंगल वाली डबल हो जाती है और डबल वाली सिंगल हो जाती है, तो इसलिए उनका जो लेंथ आ रहा है वो एवरेज आ रहा है। लेंथ क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास दोनों टाइप का कैरेक्टर है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड इसके पास भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड इसके पास भी है, ये भी पार्शियल सिंगल और पार्शियल डबल बॉन्ड है। कभी ये डबल है, कभी ये डबल है, कभी ये सिंगल है, कभी ये सिंगल है, समझ रहे ना। इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ सिंगल वाली भी नहीं आई, डबल वाली भी नहीं आई, दोनों की इनफैक्ट सेम आती है, और वो दोनों एवरेज होती है दोनों की। मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग ले लिया है, हालांकि दोनों को क्या होता है, सेम बॉन्ड लेंथ होता है। वो सेम बॉन्ड लेंथ क्यों आई, यही तो मतलब एक तरह का डाउटफुल था ना, कि सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ सेम कैसे आ गई, जबकि सिंगल बॉन्ड तो बड़ी होती है और डबल बॉन्ड तो छोटी होती है। पर स्टडी से पता चला कि ओजोन में दोनों बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी। तो ये सेम कैसे आई, क्योंकि दोनों के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दोनों कभी सिंगल है कभी डबल बॉन्ड है, समझ रहे हैं क्या। तो इसलिए रेजोनेंस हम पढ़ते हैं कि हम सारे स्ट्रक्चर के हेल्प से ही उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। अकेले सिर्फ यही स्ट्रक्चर आपको पता होता, मैं बोल देता कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, तो बोलते सर कैसे, आप तो भी बोल रहे थे सिंगल बॉन्ड बड़ी होती है और डबल बॉन्ड छोटी होती है, तो अब आप उल्टा बोल रहे हो कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, ऐसे कैसे। तो फिर मैं आपको बताता कि ऐसे होता है कि इसका एक स्ट्रक्चर और होता है, और उसमें वो सिंगल बॉन्ड डबल हो जाती है और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाती है। तो जो लेंथ आया है दोनों बॉन्ड का, वो एक्चुअली में एवरेज है। तो आपको समझ में आता है, अच्छा ऐसा होता है इसलिए दोनों बॉन्ड लेंथ सेम हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड बाय इट्स ओनली वन स्ट्रक्चर। सिर्फ अगर यही पता होता तो आप उस बॉन्ड लेंथ सेम होने के चीज को मानते ही नहीं। मान लेते क्या, नहीं मानते ना कि सर सिंगल बॉन्ड तो बड़ी होती है और डबल बॉन्ड तो छोटी होती है, अब बॉन्ड लेंथ सेम कैसे हो गई। तो रेजोनेंस आपको पता चला कि कभी कभार ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाती है और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाती है। तो अब हम मान सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ओवरऑल स्टडी करके अपन एवरेज निकालेंगे तो वो दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम आएगा। समझ गए क्या। तो कंक्लूजन यही है, रेजोनेंस का मतलब ही ये है कि व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट प्रेडिक्ट या डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, तब हम उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। ठीक है। ऐसे कार्बन का भी जो तीन स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये स्ट्रक्चर्स को कहलाते, एक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उनका बनता है एक रेजोनेंस हाइब्रिड। ओजोन का कैसे बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, दोनों जगह सिंगल बॉन्ड तो लगाओगे, हाँ या ना, सिंगल तो हमेशा रहती है ना, डबल ही कभी कभार इसमें कभी उसमें रहती है, तो फिर डबल के लिए क्या करेंगे आप, इस तरीके से डॉटेड लाइंस। समझ में आ रही बात। सेम चीज ना बेंजीन में भी होती है। बेंजीन आपने सुना तो है ना, 10th में सुना था ना कि बेंजीन में, हाँ C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। और कार्बन कैसे अरेंज होते हैं, वहां पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होती है, लाइक दिस, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो यहां पे अगेन वही डीलोकलाइजेशन होगा, हमने शुरुआत उसी से की थी ना, डीलोकलाइजेशन। तो ये डबल बॉन्ड जंप करके इधर चले गई तो क्या होगा, हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी, क्योंकि फिर कार्बन 5 तो नहीं बनाएगा भाई, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। और जैसे ये इधर आई ये इधर चली जाएगी, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये आ गई इधर
ये आ गई इधर और ये वाली आ गई इधर। अब इससे ये बनेगा वापस कैसे, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी और ये इधर। तो देखो तभी तो अपन दोनों एरो लगा रहे हैं ना, कि इसमें ये होगा तो ये बन जाएगा, और इसमें ये एक्टिविटी होगी तो ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरोज। जहां आपको दो स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो दिख गया ना, समझ जाना दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। समझ रहे हो? और ये पूरा किसके कारण हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन, यानी कि बॉन्ड अपने जगह पे रहती नहीं है, वो मूव होते रहती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी अपन पढ़े नहीं है, वही बताया था थोड़ा सा शॉर्ट में। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, देखो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स अपन पढ़ेंगे अभी। एक होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान देना, मैं कार्बन के रेस्पेक्ट में आपको दोनों चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनती है ना, तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जब डबल बॉन्ड बन जाती है ना, तो एक सिग्मा होती है और दूसरी पाई होती है। और जब ट्रिपल बॉन्ड होती है तो एक सिग्मा और बाकी दोनों पाई। तो ये डबल बॉन्ड का ही तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जा रहा है ना, इसलिए नाम पड़ा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझे क्या, वो लाइन समझ में आ गई, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ही तो जंप करके आगे गया। अभी बेंजीन में देखे ना अपन, कि डबल बॉन्ड ही जंप करके आगे गई, फिर ये डबल बॉन्ड जंप करके आगे आई, फिर ये डबल बॉन्ड जंप करके आगे आई। इस तरीके से पूरा चक्कर हो गया उसका, और फिर ऐसे और करेंगे तो कंप्लीट चक्कर हो गया ना पूरा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स और कैसे, वो पाई बॉन्ड का डेफिनेशन अपन आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएगा वो, कि पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होती है। ठीक है, पर ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, डबल में एक सिग्मा एक पाई है, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई है। क्लियर है? ठीक, चलो उसका लिखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। हाँ, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, according to the concept of resonance, according to the concept of resonance, comma, whenever a single Lewis structure, whenever a single Lewis structure, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, इसका एग्जांपल मैंने आपको बॉन्ड लेंथ की हेल्प से समझाया, कि ओजोन की बॉन्ड लेंथ को इक्वल हम समझा नहीं पा रहे थे। cannot describe a molecule accurately, comma, a number of structures, a number of structures, a number of structures with similar energy, a number of structures with similar energy, with similar energy, comma, positions of nuclei, positions of nuclei। देखो कोई कहीं एटम का पोजीशन थोड़ा चेंज किया हमने, हमने तो सिर्फ बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया ना। ओजोन में तीनों ऑक्सीजन अपनी जगह पे ही थे, हमने न्यूक्लियाई को हटाया नहीं है वहां से, पोजीशन न्यूक्लियाई की जैसी थी वैसी ही है। समझ रहे ना जो लिख रहे हो आप लोग, सिमिलर एनर्जी, कॉमा, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, कॉमा, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलर एनर्जी, कॉमा, पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई, कॉमा, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो भी सब नंबर सेम है ना। आप अगर आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, हाँ या ना।
ये बनाओ या डबल बॉन्ड यहां भेज दो। हमने क्या किया था, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक यहां पर हो गया, तो आप देखो काउंटिंग करो तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर, बाकी सारे लोन पेयर। यहां भी टोटल 3 बॉन्ड पेयर, बाकी सारे। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी सेम होते हैं, न्यूक्लियर की पोजीशन भी सेम होती है, एनर्जी भी सेम होती है। ठीक है, ओके। With similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structure, as the canonical structure कोई हाइब्रिड मतलब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैनोनिकल, CANONICALLY, कैनोनिकल, कैनोनिकल ही नहीं लिखना, कैनोनिकल, कैनोनिकल। ठीक है, are taken as the canonical structures of the hybrid which describes the molecule accurately, which describes the molecule accurately, which describes the molecule accurately। ठीक है, एग्जांपल ओजोन का ही लेते हैं, लिखना नीचे एग्जांपल। बनाओ तो ओजोन का स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर बनाना। एक बार डबल बॉन्ड लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में लगाना और एक बार डबल बॉन्ड राइट वाले ऑक्सीजन के साथ लगाना, और लोन पेयर्स बैठा देना, और दोनों के बीच में क्या रहेगा, डबल हेडेड एरोज, दोनों स्ट्रक्चर के बीच में। ठीक है, इनकी बॉन्ड लेंथ भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 148 पिकोमीटर सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है, और डबल की होती है 121 पिकोमीटर। फिर अगर ये डबल हो गई तो ये हो जाएगी 121 पिकोमीटर, और ये सिंगल होगी तो ये हो जाएगी 148 पिकोमीटर। बट इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना, जिसमें जिसका जब स्ट्रक्चर वो प्रॉपर्टी निकाली गई, तो पता चला कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, एंड दैट इज 128 पिकोमीटर। दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम दिखा देना। तो सिर्फ इसी को जान रहे होते तो हम बता नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमें हेल्प करते हैं समझाने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। हाँ ये एक है, तो फिर रहने देना, मत दिखाना। हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर इधर है तो फिर एक लोन पेयर आगे पीछे हो सकता है ना। ठीक है, तो एक्चुअली देखो ओजोन तो होता यही है ना। आपने स्टडी इसकी करी, तब पता चला कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी 128। फिर आपने इसको दो स्ट्रक्चर में डिवाइड किया, तो आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका पूरा डेफिनेशन, ऊपर जो आपने डेफिनेशन लिखी उसको आप पढ़ना। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structure with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons are taken as the canonical structures, जो उसको डिफाइन कर पाएंगे। तभी तो लास्ट में लिखा है which describes the molecule accurately। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये प्रॉपर्टी समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे फॉर O3, नीचे लिखना फॉर O3 the two structures for O3 and ozone, the two structures are called canonical structures, या उसी को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। The two structures are called canonical structures or resonance structures, and the third structure is called resonance hybrid, and the third structure is called resonance hybrid, resonance hybrid।
हाँ, इसको आप स्ट्रक्चर 1 दे दो, स्ट्रक्चर 2, थर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों का हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, एक लाइन और लिखना है इसके लिए, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो। ठीक है, चलो कार्बोनेट का बना लो जल्दी से, कार्बोनेट का बनाना। एक और एग्जांपल, अपन ने ओजोन लिया ना, इसको डबल हेडेड एरो, ये तो बना हुआ है, डबल हेडेड एरो। हाँ, कार्बोनेट का बनाना, CO-2 नहीं होता है, CO3 2 नेगेटिव होता है कार्बोनेट। इसका लुईस स्ट्रक्चर तो बनाना सीखे ना अपन, तो एक लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, फिर वो डबल बॉन्ड को घुमाते रहो। अभी तो बनाए थे मैंने। बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी ना, दो ही बनाए हो आप, तीन होना चाहिए ना, आपने ऑक्सीजन ही दो लिया है, मैं बोल रहा हूँ 3 ऑक्सीजन है। अरे, चार्ज 2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन तो 3 है, वह एक ऑक्सीजन ही गायब कर दिए। चारों बनाना है, ये आप सिंगल तो रहेगा, एक के साथ डबल बॉन्ड O, सिंगल वाले में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बैठा देना, अल्टीमेटली 8 करने होते हैं ना, ये होगा पहला स्ट्रक्चर। इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जम करके इधर आया, तो ये वापस चला गया, तो यहां डबल बॉन्ड बन गई, अब इसके पास दो ही पेयर बचा। एंड थर्ड हो जाएगा आपका लेफ्ट वाले के साथ, और रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, एक और बना, तो CO2 का बनाओ, CO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाइए, CO2। बेसिक नहीं बोलना ना भाई, तो मतलब अपन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लूज स्ट्रक्चर गलत मत बनाना, लूज स्ट्रक्चर ही गलत बना दिए तो फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहाँ सही बनेंगे, है ना। तो कैसे बनाते थे लूज स्ट्रक्चर, याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, कितना है, 4 उसके पास है और 6 6 12, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको हम डिवाइड कर देंगे पेयर में, तो कितने पेयर हो जाएंगे,
8 पेयर। अब एक कार्बन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो कार्बन को बीच में रखेंगे और दोनों ऑक्सीजन का आजू बाजू में रख देना। बैठा है 8 पेयर, तो इधर एक एक तो पहले बैठाओगे ना, अरे हाँ है ना। और फिर क्या करते थे बच्चे, 6 को 3 यहां बैठा देते थे और 3 यहां बैठाते थे, बट फिर पता चलता था कि ऑक्सीजन का तो हो गया कंप्लीट, बट कार्बन रह गया। तो कार्बन क्या करेगा, दोनों के साथ, दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं क्या? तो स्ट्रक्चर कैसा बना हमारा, ये। आप बोलोगे सर ये तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस कैसे बनेगा? हाँ, नहीं तो रेजोनेंस तो बनाओ पहले, हाइब्रिड तो बाद में बनेगा ना, पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बनाओ। क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है इसका? हाँ, क्यों नहीं बन सकता? हाँ, एक पे ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकती, कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकता है ना। अरे हाँ है ना। अब मैंने क्या बताया आपको, ये जम करके इधर आएगा तो ये जम करके इधर चला जाएगा, हो सकता है ना। अरे सबके पास बॉन्ड पेयर भी है, सबके पास लोन पेयर भी है, कराओ जंप, ठीक है। तो बन जाएगा आप यहाँ पे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। बनाओ। मतलब एक बार कार्बन के साथ इस वाले ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बनाना, और ऑक्सीजन के पास रहेगा लाइक दिस, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या बचेगा, सिर्फ एक ही लोन पेयर, और फिर यही काम उसके बाद कर देना, ऐसे करके हो जाएगा। 3 और ट्राई करना। एक क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का है कि ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड NO3 का 1 नेगेटिव नाइट्रेट। होमवर्क है, ठीक है। ये तीनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ट्राई करना। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ SO3 NO2 एंड NO3 1 नेगेटिव। क्लियर है? तो सबसे पहला काम तो लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। उसी के साथ आपको पता चलेगा कि कहां कहां ऐसा अपन जंपिंग करा करके पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही कुदाना है। समझ आए क्या? चलो नीचे लिखेगा, नोट करके एक पॉइंट लिखना। रेजोनेंस स्टेबिलाइजेस द मॉलिक्यूल, रेजोनेंस स्टेबिलाइजेस द मॉलिक्यूल, रेजोनेंस स्टेबिलाइजेस, स्टेबल कर देता है मॉलिक्यूल को, रेजोनेंस स्टेबिलाइजेस द मॉलिक्यूल as the energy of the resonance hybrid, as the energy of the resonance hybrid, as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of, is less than the energy of, is less than the energy of any single canonical structure, is less than the energy of any single canonical structure. फिर से रिपीट कर रहा हूं पॉइंट। रेजोनेंस स्टेबिलाइजेस द मॉलिक्यूल as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure. तो ये हमेशा याद रखना, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, एंड उल्टा मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, उल्टा होता है पूरा, ठीक है। एक और पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, रेजोनेंस एवरेजेस, रेजोनेंस एवरेजेस, सेकंड पॉइंट नोट के अंदर ही, रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल, averages the bond characteristics as a whole, bond characteristics, हाँ, मतलब पूरे तरीके से बॉन्ड पैरामीटर्स को वो एवरेज कर देता है। एक एग्जांपल हमने देखा ना बॉन्ड लेंथ का, कि ना बॉन्ड लेंथ 121 थी, ना बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर थी, तो एवरेज क्या हुआ, देखो एग्जैक्टली मैथ्स वाला एवरेज नहीं है ये 128, बट दोनों के बीच में है 128, ठीक है। तो ऐसे हर पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर सारे क्या हो जाते हैं, एवरेज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालना,
पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। अब हम पूरे ना चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही पढ़ने वाले, सुन रहे हैं क्या? पूरे चैप्टर में हमें अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही पढ़ना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, इनके बीच में बन रही है, इनके बीच में क्यों नहीं बन रही है। तो ये सब अपन को कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही पढ़ना है। तो अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो। एम आई क्लियर? अब देखो पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था थोड़ा बहुत, अगर आपको याद हो तो, कि H2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल whereas HCl is a polar molecule। याद आ रहा है? क्यों ये पोलैरिटी आ रही थी, जल्दी बताओ। हाँ, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, यानी कि अगर दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पोलैरिटी आएगी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, शेयर्ड पेयर को, और उससे उसको मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव। तो बेसिकली HCl इज नथिंग बट टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। हाँ है ना, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। और इस टाइप के एंटिटी को हम कहते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? पढ़ा है क्या आपने फिजिक्स में डाइपोल? नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़ोगे, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे ना, चार्जेस जब भी पढ़ोगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पढ़ोगे ना फिजिक्स में, तो वहां पे भी जब दो चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डाइपोल। तो यहाँ भी दो चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? बॉन्ड लेंथ। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो इसको कह रहे हैं अपन डाइपोल। और ये डाइपोल कौन बनेंगे? जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे। नॉन पोलर में तो पोलैरिटी नहीं है, तो काय का चार्जेस, काय का सेपरेशन, सेपरेशन जरूर है बट चार्जेस नहीं है। एच और एच के बीच में सेपरेशन है ना भाई, बॉन्ड लेंथ तो वहां भी है बट चार्जेस नहीं है, तो ये डाइपोल नहीं है। समझ रहे हैं क्या? तो ये होता है डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डाइपोल। ठीक है, इसी से क्या होता है ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है। आप समझना, एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल का कैसे अट्रैक्टेड होगा? ये रहा एक डाइपोल, ये रहा दूसरा डाइपोल, होगा पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या अट्रैक्शन। रिपल्शन भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने इंटरैक्शन वर्ड यूज किया। जरूरी तो ना कि हर बार HCl के पास ही आएगा मॉलिक्यूल, तो ऐसा भी हो सकता था, तब वो रिपेल भी करेंगे। समझ आए क्या? तो इस तरीके से एक HCl का पूरा आप बोल सकते हो कि सारे मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। वाटर में भी होता है, वाटर में भी डाइपोल होंगे ना। वाटर में भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इट गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बदले में हाइड्रोजन को क्या मिलेगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हो गया ना, एक डाइपोल ये बन गया, दूसरा डाइपोल ये बन गया। अब ऐसी एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा हमारे ग्लास में, उसके साथ अट्रैक्शन होगा। बट यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के अलावा एक और बॉन्डिंग होती है जो अपन पढ़ेंगे आखिरी में, उसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। ठीक है, ठीक है, चलो लिख रहा हूं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में। हाँ लिखेंगे, इन अ हेट्रो मॉलिक्यूल, इन अ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इन अ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अरे होमो और हेट्रोजीनियस नहीं पढ़ते थे क्या मिक्सचर? तो होमोजीनियस में इट इज सेम थ्रू आउट, हेट्रोजीनियस में इट इज डिफरेंट, राइट? तो क्या लिखे? इन अ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कौन है? H2 और HCl में HCl, क्योंकि दो अलग अलग न्यूक्लियस है ना, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और क्लोरीन का न्यूक्लियस। और यहां तो दोनों न्यूक्लियस सेम है, तो ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो गया। समझ गए क्या? मॉलिक्यूल दोनों है बट एक है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, दूसरा है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो इन अ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल like HCl, the shared electron pair, the shared electron pair, दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है। The shared electron pair
gets displaced more towards क्या? chlorine, towards chlorine, since it is more electronegative. तो हमारी हेडिंग ही पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल तो पढ़ेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं क्या? देखिए होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बीच में पोलैरिटी है ही नहीं, तो इस टॉपिक के अंदर हमें होमोन्यूक्लियर को डिस्कस करना ही नहीं है। समझ रहे हैं क्या? तो हम उन्हीं बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे जो दो अलग अलग एटम के बीच में बन रही होगी, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जहां पोलैरिटी आ रही होगी, तभी वो डाइपोल बनेगा। समझ रहे हैं क्या? ओके, क्या लिखे? सिंस इट इज more electronegative, full stop. The resultant covalent bond is a polar covalent bond. Is a polar covalent bond. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, as a result of polarization, the molecule possesses POSSESSES. The molecule possesses the dipole moment. Dipole moment मतलब ऐसा बोल रहे हैं अपन कि HCl में Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, है ना? तो ऐसे अपन डिपिक्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। ठीक है, बेसिकली डाइपोल, देखो डाइपोल क्या हुआ? इट इज टू पोल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, उसका एक फॉर्मूला भी होगा, एक यूनिट भी होगी। इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों का जो चार्ज होगा इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसी को कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। तो यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। बट यहां पे वो मीटर थोड़ी ना है ना, वो तो पिकोमीटर में चला जाता है ना। ठीक है, पर नहीं, मल्टीप्लीकेशन है ना। ठीक है, ओके, लिखेंगे नीचे। तो द मॉलिक्यूल possesses the dipole moment which can be defined as the product of magnitude of charge इसलिए लिखे कि चार्ज का अपन साइन नहीं ले रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, वैल्यू बस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन magnitude of the charge and the distance between the centers of positive and negative charge. The centers of positive and negative charge. Centers of positive and negative charge. Full stop. It is denoted by mu. It is denoted by mu. एक Greek letter होता है mu. Denoted by mu. और नीचे फॉर्मूला लिख लेना, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन किसका? दो एटम के बीच का, है ना? वही बॉन्ड लेंथ ही है लगभग, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो यूनिट भी हो जाएगा, चलो कूलम और मीटर ही ले लो फिलहाल तो, ठीक है। और वो ये पावर 10 टू द पावर माइनस में रहेगा आंसर। कूलम मीटर, यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर।
एक नीचे एक और लाइन लिखना, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डी बाय डी ई बी बाय ई यूनिट, एक और डी बाय यूनिट्स which is equal to which is equal to which is equal to 3.33564 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर कन्वर्जन है। डी बाई बी यूनिट है, कूलम मीटर भी यूनिट है, दोनों का कन्वर्जन है 10 to the power minus 30 है ना, ये 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। नेक्स्ट लाइन में, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने कहा ना फिजिकल क्वांटिटी है, वो स्केलर या वेक्टर होगी, पढ़े हो ना आप लोग स्केलर वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and is depicted by a and is depicted by a and is depicted by a crossed arrow, depicted by a crossed arrow whose positive end is a crossed arrow whose cross is on positive end, ऐसा लिखना, whose cross is on positive end, whose cross is on positive end and the arrowhead is on negative end. Cross is on positive end and arrowhead is on negative end. Arrowhead is on negative end. Example समझना, HCl में H पॉजिटिव एंड है और क्लोराइड नेगेटिव एंड, समझ रहे हैं क्या? ये तो इनकी बॉन्ड हो गई। डाइपोल मोमेंट को अपन ऐसे एरो से बताते हैं, पर सिंपल एरो ना करके अपन क्रॉस्ड एरो कर दिए, एक क्रॉस बना दिए वहां पे प्लस साइन, ठीक है। जो प्लस साइन कहां रहेगा, क्रॉस कहां रहेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, एंड एरो हेड कहां रहेगा, टुवर्ड्स द, और वो होना भी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन की तरफ ही जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी कहां होगा, टुवर्ड्स मोर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझ रहे हैं? द एरो हेड शुड बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, एक आध एग्जांपल और देखते हैं, नीचे लिखना है, एक एग्जांपल लेना। डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ, डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ, डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड, BeF2 इज जीरो, इज जीरो। अब ऐसा क्यों है, ध्यान देना, देखो आप इसका स्ट्रक्चर बना तो क्या होगा, Be कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Be सेंटर में होगा, राइट, बेरिलियम का होगा सेंटर पे, और आजू बाजू क्या होंगे, दोनों फ्लोरीन, करेक्ट। ये भी पोलर बॉन्ड होगी ना, बिकॉज फ्लोरीन को मिलेगा नेगेटिव, इसको मिलेगा पॉजिटिव, और इस वाले फ्लोरीन को मिलेगा नेगेटिव, बन गए दो पोल्स, एक डाइपोल ये है, दूसरा डाइपोल ये है। एरो कैसे बनाऊं, इधर साइड ऐसा क्रॉस एरो टुवर्ड्स फ्लोरीन, और यहां भी ऐसा, समझे क्या? अब आप जो लिखिए उसको आंसर कर पाओगे कि क्यों जीरो हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो दे कैंसल आउट ईच अदर। तो इंडिविजुअल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, सुन रहे इधर, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट है, बट व्हेन यू ऐड वेक्टर एडिशन करोगे दोनों का, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, समझ रहे हैं क्या? तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2 इज जीरो, जबकि वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी में डिफरेंस भी है, नेगेटिव भी है फ्लोरीन और बेरिलियम पॉजिटिव भी है, तो फिर डाइपोल मोमेंट ओवरऑल जीरो क्यों आया? तो आपको पहले ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बोलते हो ना आप लोग, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके एक लाइन लिखना नीचे, स्ट्रक्चर बना लिए,
इस जीरो लिख के पहले स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, नीचे लिखना, दिस इज बिकॉज द टू इक्वल बॉन्ड डाइपोल्स, दिस इज बिकॉज द टू इक्वल बॉन्ड डाइपोल्स, this is because the two equal bond dipoles point in opposite directions, point in opposite directions and cancel the effect of each other. Point in opposite directions and cancel the effect of each other. ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स और इस टाइप के रीजंस देखेंगे अपन, है ना, कि इस मॉलिक्यूल का डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल से कम क्यों है डाइपोल मोमेंट, और एक आध मॉलिक्यूल और देखेंगे इसके जैसे जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, उसका रीजन भी सेम यही होगा कि उनका सारे वेक्टर एडिशन करने पर रिजल्टेंट क्या हो रहा है, जीरो। इंडिविजुअल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है बट मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ही नहीं, उसको तो आधा करते हैं ना फिर अपन, जैसे आपने Cl और Cl का एक बॉन्ड ले लिया ना, बॉन्ड लेंथ ये होती है, बट बॉन्ड ये एटॉमिक रेडियस इसका हाफ होता है। हमने देखा था ना उसके बॉन्ड रेडियस में एक कोवेलेंट रेडियस था, जहां पे अगर आप Cl का मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो सिंगल Cl को अलग करके रेडियस निकालना मुश्किल था, यही तो अपन पढ़े थे ना ऊपर कि हम सिंगल एटम का नहीं निकाल पा रहे रेडियस, इसलिए हम मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ निकाल के उसको आधा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां मैंने आपको बताया भी था कि इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलो थैंक यू। सैटरडे का टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, पीरियोडिक टेबल वाला, है ना।